ऊपर नीचे नीचे घूम जाने के लिए। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? इस बच्चे की वीडियोस आपके सोशल मीडिया पर भी कभी कभी आ जाया करती होंगी। मेरे भी आ जाया करती थी। मैं भी उन्हें कभी कभी देख लिया करता था। बच्चा प्यारा लगता था, भक्ति में लीन लगता था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती थी। लेकिन क्योंकि मैं कभी कभी अभिनव अरोड़ा की ये वीडियोस देख लिया करता था, तो उससे संबंधित दूसरी वीडियोस भी मेरे सोशल मीडिया पर अपने आप आ जाया करती थी। इसी कड़ी में मेरे YouTube के ऊपर एक वीडियो आई जिसका नाम था हाउ डू योर फेलियर्स डिफाइन योर फ्यूचर। वीडियो में TEDx के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा था। इस आदमी का नाम था तरुण राज अरोड़ा। वीडियो देखते देखते मुझे ये बात पता लगी कि तरुण राज अरोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है और इसी तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी बातें बताता है। वीडियो को थोड़ी और देर तक देखने के बाद मुझे एक राज की बात ये पता लगी कि ये तरुण राज अरोड़ा और कोई नहीं बल्कि उसी अभिनव अरोड़ा के पिता हैं। जैसे ही ये बात मुझे पता लगी, तुरंत तारे तार जुड़ गए। मुझे ये बात समझ आ गई कि ये तरुण राज अरोड़ा तो है मोटिवेशनल स्पीकर, और वो जो बच्चा अभिनव अरोड़ा स्क्रीन के ऊपर कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है बल्कि उससे करवाया जा रहा है। अभी तक जितनी भी अभिनव अरोड़ा की पिक्चर आपके सामने आई है वो तो बस ट्रेलर है। उसके पिता ने तो इससे भी बहुत आगे की तैयारी करके रखी थी, और अगर उसे हमें जानना है तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार तरुण राज अरोड़ा इससे पहले करते क्या थे। मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम करने से पहले तरुण राज अरोड़ा ने दरअसल एक आइसक्रीम कार्ट का बिजनेस शुरू किया था। उनका ये बिजनेस ज्यादा नहीं चल पाया और उनके ऊपर कई फ्रॉड के केस भी दर्ज हो गए। फिर इस बिजनेस के फेल हो जाने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें बिजनेस ना करके बिजनेस कंसल्टेंट बन जाना चाहिए। मतलब कि उन्हें दूसरों को यह समझाना चाहिए कि बिजनेस कैसे किया जाए। दूसरों को बिजनेस सिखाने के लिए उन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम था हार के उस पार। यह किताब Amazon पर बेस्ट सेलर भी रही और बिजनेस की कोचिंग देते देते उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ भी मोड़ दिया। और शायद इसी समय तरुण को यह आइडिया भी आया होगा कि क्यों ना वो अपने बेटे को भी इसी लाइन में लेकर आए। बस फिर तरुण ने अपने बेटे को बहुत सुंदर कपड़े पहनाए और उसे भक्ति के रंग में रंग दिया, और फिर बहुत अच्छे कैमरे से और माइक लगाकर उनके वीडियोस रिकॉर्ड करे और सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिए। एक छोटे बच्चे की इतनी भक्ति को देखकर कौन मोहित नहीं होता। लोग मोहित हो गए, लोगों को वीडियो पसंद आने लग गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर तरुण राज अरोड़ा अपने बेटे को भी मोटिवेशनल स्पीकर ही बनाना चाहते थे तो सीधा मोटिवेशनल स्पीकिंग के अंदर लेकर जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकिंग तक पहुंचने का रास्ता ये भक्ति से होते हुए क्यों सोचा? तरुण ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि तरुण के सामने और हम सभी के सामने एक बहुत अच्छा ऐसा उदाहरण है जिसमें एक आदमी ने भक्ति के होते हुए मोटिवेशनल स्पीकिंग तक का रास्ता तय किया है। और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बहुत प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अगर हमें यह समझना है कि तरुण ने अपने बेटे के भविष्य को किस रास्ते से तय करने की सोची है तो हमें जया किशोरी के रास्ते को देखना पड़ेगा। आज अगर आप जया किशोरी के इंस्टाग्राम बायो को देखेंगे तो वहां आपको मोटिवेशनल स्पीकर लिखा दिखेगा, और ये सही भी है क्योंकि आज जया किशोरी एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से ही प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम आज से 5 साल पहले की जया किशोरी की पुरानी वीडियोस या फिर फोटोज को देखते हैं तो उसमें जया किशोरी की छवि बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन सब वीडियोस में जया किशोरी सिर्फ एक कथावाचक के रूप में ही दिखती हैं। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। इन सब में जया किशोरी आपको श्रीमद् भागवत पुराण या फिर नानी बाई का मायरा की कथा करती ही दिखाई देती थी। सूरदास जी कहे नरसिंह जी आपा मायरा में आया हाँ, कोई टीकाकरण वास्ते नहीं आयो, कोई कले वो लेर नहीं आयो, कोई आप वास्ते मिला नहीं आयो।
जया किशोरी कथावाचक के रूप में बहुत प्रसिद्ध थी। हजारों हजारों की संख्या में लोग उनकी कथा सुनने आया करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्हीं कथाओं में जया ने लोगों को जीवन से जुड़े कुछ सुझाव देने शुरू कर दिए। जिस चीज़ों में मनोरंजन है, टाइम पास हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ये चीज़ें इंसान जल्दी करता है। तो इसीलिए अच्छी और बुरी हरकतों में क्या आप पहले अपनाएंगे, तो बुरी हरकतें इंसान पहले अपनाता है, क्योंकि वो आसान है, उसमें मेहनत नहीं लगती। लोग आते तो कथा सुनने थे, लेकिन जया के द्वारा दिए जा रहे इन जीवन के सुझावों को भी अपने साथ लेकर जाते थे। और ये एक मानव मस्तिष्क की स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति आपको जीवन से जुड़े सुझाव देता है उसको कहीं ना कहीं कुछ संख्या में लोग अपना गुरु मानने लगते हैं। और फिर समय के चलते जया का लोगों को ये जीवन के सुझाव देना धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसा नहीं था कि जया किशोरी जी ये सब कुछ बस अपने आप ऐसे ही करती जा रही थी। इसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी ये थी कि अगर जया बिना कथा के सिर्फ लोगों को एडवाइस देती तो उनकी एडवाइस सुनने कौन आता। कथा के माध्यम से पहले उन्होंने अपने पास एक ऑडियंस का बड़ा बेस इकट्ठा करा। जब वो ऑडियंस का बेस उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद उन्होंने लोगों को वो एडवाइस देनी शुरू करी और अपने जीवन से जुड़े इन सुझावों को धीरे धीरे वो मोटिवेशनल स्पीकिंग में बदलने लगी। और उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकिंग बस ऐसे ही नहीं करी, बल्कि इसके लिए उन्होंने कई सारी बुक्स भी पढ़ी। जिस तरीके से लॉयर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए कोर्स होता है, उसी तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए भी आजकल कोर्स है, जिसके लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। और इन्हीं किताबों का सहारा लेकर जया लोगों के सामने मोटिवेशनल स्पीकिंग करने लगी। और फिर कुछ ही समय में जया किशोरी जी ने अपने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी किए जिसमें उन्होंने सिर्फ अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग ही करी, कोई कथा नहीं करी। स्पिरिचुअलिटी आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझाती है कि यहाँ जो भी चल रहा है ना, ये एक प्ले है। इसी दरमियान देश के अंदर यह समय भी आ गया था कि जब पॉडकास्ट चैनलों का बहुत चलन बढ़ने लगा था। पॉडकास्ट में बोलने वाले किसी भी आदमी को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो आदमी कोई बहुत काम की बात कर रहा है या फिर वो मोटिवेशन दे रहा है। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। क्यों बढ़िया हो? पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी और चलन को देखते हुए जया की टीम ने देश के कुछ फेमस पॉडकास्ट करने वाले लोगों के साथ कांटेक्ट किया। फिर तो बस एक के बाद एक पॉडकास्ट चैनलों के ऊपर आपको जया किशोरी ही दिखाई दी और अचानक से लोगों को ये महसूस होने लग गया कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के अंदर ये कोई एक ऐसा चेहरा है जिसे हम नहीं जानते लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं, तभी तो ये पॉडकास्ट के ऊपर आया है। जया किशोरी की ये ट्रिक काम कर गई। धीरे धीरे लोग उनको बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग करने के लिए बुलाने लग गए और आज का समय आते आते जया किशोरी एक फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी हैं, जो कि उनके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ये भी जाननी चाहिए कि जब जया किशोरी मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले कथावाचक थी तो भी वो कोई कम पैसे वाली नहीं थी। वो एक कथा करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लिया करती थी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर कथावाचन में ही इतना पैसा था तो वो मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बनी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब एक बिजनेसमैन एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस की ओर बढ़ता है तो उसे पता होता है कि दूसरे बिजनेस में उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तभी वो दूसरे बिजनेस में जाता है। इस बात को आपको ऐसे समझना चाहिए। हमारे देश के अंदर लोग 3 भाग में बटे हुए हैं, रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन। रूरल मतलब गांव देहात, सेमी अर्बन मतलब वो जगह है जो थोड़ी सी गांव भी है और थोड़े थोड़े से शहर भी बन चुके हैं, और अर्बन मतलब बिल्कुल शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो कथावाचकों का जो मार्केट साइज है वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया ही है। रूरल और सेमी अर्बन एरिया के लोग ही ज्यादातर कथा सुनने आते हैं। ये जो अर्बन एरिया के लोग हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों के लोग हैं, ये ज्यादातर कथाएं सुनने नहीं जाते हैं। लेकिन अगर ये लोग कथाएं नहीं सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? ये लोग सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को। ये लोग यूट्यूब पर उन्हें सुनते हैं, अलग अलग सेशंस में उनकी टिकट खरीद कर उनको सुनने जाते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकिंग को सिर्फ अर्बन एरिया के लोग ही नहीं सुनते, बल्कि सेमी अर्बन और रूरल एरिया के लोग भी सुनते हैं, क्योंकि सेमी अर्बन और रूरल एरिया के लोग ज्यादातर नौकरियों की तैयारियों में लगे हुए हैं, और जो नौकरी की तैयारी में लगा है उसे मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकिंग के मार्केट साइज में तीनों एरिया आ गए, रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकिंग का मार्केट साइज कथा वाचन करने से ज्यादा बड़ा है। अब जया किशोरी जी की कहानी में यह समझ नहीं आता कि अगर उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना था तो वो सीधा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बन गई? वो इसका रास्ता कथावाचक से होते हुए क्यों लेकर गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कंपनियों के काम करने का तरीका समझना पड़ेगा।
कंपनियां शुरुआत में कभी भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती। जैसे टाटा कंपनी अपने खाद्य पदार्थों में सबसे पहले सिर्फ नमक ही लेकर आई थी। लोगों का विश्वास जब टाटा के नमक पर इतना बन गया तो वो फिर दूसरे प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं। उसी तरीके से जय किशोरी जी ने अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए पहले कथावाचन को चुना। जब लोग उनकी कथा सुनने के लिए हजारों की भीड़ में आने लग गए तब उन्होंने फिर उस भीड़ को मोटिवेशन देना शुरू कर दिया। तो लोगों ने उनका मोटिवेशन भी सुना। ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। और जया किशोरी के इसी रास्ते को देखते हुए तरुण राज अरोड़ा ने भी अपने बेटे अभिनव अरोड़ा को इसी रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। लेकिन आपको क्या लगता है ये कहानी सिर्फ अभिनव के पिता की है? नहीं, इस कहानी के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है जिसका नाम है CS मैन। पिक्चर में मुख्य भूमिका में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट अरविंद आचार्य के यहाँ पर काम करते हैं। अरविंद आचार्य देश के अंदर इंजीनियर्स कहलाते हैं। पिक्चर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बेटा भी है जो कि अपनी उम्र के बच्चों से पढ़ाई में और सुनने में भी कमजोर है। नवाजुद्दीन ये निश्चय करते हैं कि वो अपने इस बेटे को सबकी आंखों के सामने एक जीनियस सिद्ध करके दिखाएंगे। वो अपने बच्चे को सचमुच जीनियस बनाने की जगह उसे सिर्फ एक दिखावे का जीनियस बनाने में लग जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तरुण राज अरोड़ा अपने बेटे को सबकी आंखों के सामने एक नकली भगवान का भक्त बनाने में लगे हुए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया। नवाजुद्दीन अरविंद आचार्य के यहाँ पर रखी हुई बहुत सारी किताबों को खुद पढ़ते हैं और वो सभी चीजें अपने बच्चे को रटवा देते हैं, जिसके बाद वो सारी रटी रटाई बातों को लेकर उनका बेटा जब अपनी 5वीं क्लास के मैथ के टीचर से 10वीं क्लास के साइंस के सवाल करने लगता है। I was looking at photosynthesis. I was wondering why can't we insert green pigment chlorophyll in humans and synthesize nutrients from CO2 and water? That way we can generate oxygen as a byproduct and save Earth. तो क्लास में वो बच्चा फेमस हो जाता है, और सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में और शहर में भी फेमस हो जाता है। जैसे तरुण ने अपने बेटे अभिनव को इन वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे फेमस करवा दिया। लोग ये समझने लग गए कि अभिनव सच में एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। पिक्चर में जैसे ही नवाज का बेटा फेमस हुआ तो न्यूज वाले इंटरव्यू लेने आ गए और उससे वो और भी ज्यादा फेमस हो गया। इसी तरीके से तरुण ने अपने बेटे को बहुत सारे पॉडकास्ट चैनलों पर जानबूझकर भिजवाया ताकि लोगों को उसकी और बातें पता लगे। इन पॉडकास्ट इंटरव्यू के अंदर अभिनव ने अपने पिता की रटी रटाई बातों को सबके सामने बोलना शुरू कर दिया और वो रटी रटाई बातें लोगों को बहुत अच्छी लगी। लेकिन झूठ के बुनियाद पर खड़ी हुई इमारत ज्यादा समय तक नहीं टिकती और इसलिए पिक्चर के अंदर नवाज के बेटे का भी एक समय आता है जब वो पकड़ा जाता है। एक बार किसी कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिक अरविंद आचार्य नवाज के बेटे के स्कूल चले जाते हैं और वहां जाकर वो नवाज के बेटे से उसके भविष्य को लेकर कुछ सवाल करते हैं। तो नवाज का बेटा, जिसका पिक्चर में नाम आदि है, वो वही फिजिक्स के कुछ रटी रटाई बातें अरविंद आचार्य के सामने बोल देता है, जिससे अरविंद को उस बच्चे पर कुछ शक होता है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अरविंद आदि से पूछ लेते हैं क्या न्यूटन ने कोई 5वीं लॉ भी दी थी क्या? Newton states that in his 5th law of motion. Right? Right. तो आदि उसका जवाब हाँ से देता है और इसके बाद ही वो बोलता है कि मेरे पिता मेरे टीचर हैं। ये बात सुनते ही अरविंद को सारा खेल समझ आ जाता है। जिस तरीके से पिक्चर में आदि पकड़ा गया उसी तरीके से आज अभिनव भी पकड़ा जा चुका है। उसकी रटी रटाई बातें लोगों को धीरे धीरे समझ आने लग गई हैं। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? बताइए। अभिनव की कुछ पुरानी वीडियोस लोगों के सामने आ गई हैं, जिनसे लोगों को ये समझ आ गया कि ये बच्चा खुद कुछ नहीं जानता है बल्कि इसको सारी बातें रटाई जा रही हैं। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। अभिनव के पिता ने और पिक्चर के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बच्चे से जो कुछ भी करवाया
उसके पीछे का आखिर असली कारण क्या है, इसको अगर आपको जानना है तो हमें दोबारा पिक्चर के उस आखिरी सीन पर चलना पड़ेगा। आखिरी सीन में अरविंद आचार्य और नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैठकर बात करते हैं, जिसमें अरविंद आचार्य नवाजुद्दीन से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा किया ही क्यों। तो नवाजुद्दीन उसका जवाब देते हैं, और जब मुझे पता चला कि आदि स्लो है, उसको स्कूल से निकाल दिया, तो मैं चुप नहीं बैठ सका सर। पिक्चर में जो जवाब नवाजुद्दीन ने दिया, अगर आप आज अभिनव के पिता से वही सवाल करें तो शायद उनका भी जवाब वही होगा। जिस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि जीवन में वो कुछ कर जाए, उसी तरीके से अभिनव के पिता ने भी एक तरीका ढूंढा। पिक्चर में नवाजुद्दीन यही कह रहे हैं कि अगर वो अपने बच्चे को ये ना करवाते तो वो क्या करवाते। वो भविष्य को लेकर डरा हुआ था कि अगर उसका बच्चा आगे चल के कमा खा नहीं पाएगा तो जीवन में करेगा क्या। उसी प्रकार से अभिनव के पिता भी और देश के सभी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बच्चों का भविष्य आखिरकार खतरे में है क्यों, और उनका ये भविष्य खतरे में डाला किसने है। आज माता पिता अपने बच्चों को जीवन की एक रेस में भागने के लिए तैयार कर रहे हैं, और ये जीवन की रेस लगातार चल रही है, जिसमें एक बच्चा हमेशा दूसरे बच्चे से आगे निकलने के लिए तैयार हो रहा है। अगर बच्चा पीछे रह गया तो भविष्य में ना तो उसको नौकरी मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो आगे चल के शादी भी नहीं हो पाएगी। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। लेकिन अगर आप इस रेस को ध्यान से देखेंगे तो ये रेस प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है, ना ही भगवान ने इसका निर्माण किया है। इस रेस का निर्माण खुद हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि हमारे देश की सरकार खुद के पैसे नहीं बनाती है, बल्कि हर बार कर्ज पर पैसे लेती है, और उस लिए गए कर्ज के पैसे का उसे ब्याज भी चुकाना पड़ता है। इसीलिए हर साल हमारे देश के बजट का 30 से 35% पैसा उस लिए गए कर्ज के ब्याज को चुकाने में ही चला जाता है। और जो पैसा भारत सरकार को ब्याज के रूप में चुकाना होता है, वो पैसा असलियत में बैंक कभी बनाते ही नहीं है। और सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं, बल्कि आप भी जो पैसा बैंक से कर्ज पर लेते हैं, उसके ऊपर जो ब्याज आप बैंक को चुकाते हैं, वो ब्याज का पैसा भी बैंक कभी नहीं बनाता है। इस बात को आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक देश के अंदर 100 लोग रहते हैं। इन 100 लोगों के पास आपस में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। ये सभी लोग आपस में खर्च करने वाले पैसे बैंक से जाकर ही लेंगे। बैंक इन सभी को 100 रुपए कर्ज पर दे देता है, लेकिन पैसे देने के साथ साथ बैंक ये भी कहता है कि इन 100 को 110 करके मुझे वापस लौटाना, मतलब कि 10 रुपए ब्याज के साथ वापस लौटाना। लोगों के साथ साथ ये बैंक इस देश की सरकार को भी 1000 रुपए देगा, ताकि वो सरकारी योजनाओं में अपना खर्चा कर सके। और जो पैसा बैंक ने सरकार को दिया, उसके ऊपर भी 10% ब्याज के हिसाब से बैंक को 100 रुपए वापस चाहिए। अब आप पूरा हिसाब देखिए, बैंक ने लोगों को और सरकार को कुल रुपए कितने दिए? 2000 रुपए। लेकिन असलियत में बैंक इन सभी लोगों से मांग कितने रहा है? 2200 रुपए। इसीलिए इन 200 रुपयों के लिए लोगों के बीच में संघर्ष पैदा हो जाएगा, और यही संघर्ष कंपटीशन कहलाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक कमरे के अंदर बैठने के लिए एक कुर्सी है, लेकिन उस कमरे में उस कुर्सी पर बैठने वाले दावेदार 10 हैं। अब उन 10 लोगों में से कोई एक ही है जो उस कुर्सी पर बैठ सकता है। तो अब इन 10 लोगों के बीच में एक रेस लग जाएगी। तो यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर आपको यही समझाएगा कि आप 10 के 10 लोग इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आपको मेहनत से काम करना पड़ेगा। मोटिवेशनल स्पीकर कभी भी आपके दिमाग में ये सवाल खड़ा नहीं करेंगे कि इस कमरे में कुर्सी एक ही क्यों है, 10 कुर्सियां यहाँ पर क्यों नहीं रखी जा सकती, जब हमारे पास कुर्सी बनाने के संसाधन भी है, कुर्सी बनाने वाले कारीगर भी हैं, कुर्सी पर बैठने वाले लोग भी हैं, तो हम 10 कुर्सी क्यों नहीं बना सकते। मोटिवेशनल स्पीकर आपके दिमाग में समाज को लेकर सवाल खड़े नहीं करना चाहते, वो सिर्फ आपके डर को लेकर बिजनेस करते हैं। अब इसी बिजनेस की श्रृंखला में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी आ गए हैं और बहुत सारे कथावाचक भी। अब इस सारी प्रक्रिया में सबसे बड़ी गलती हो रही है आप लोगों से। आप लोग इन कथावाचकों को और इन मोटिवेशनल स्पीकरों को ही अपना गुरु मान चुके हैं। असलियत में कथावाचकों का काम क्या है? उनका काम है सिर्फ कथा वाचना, मतलब कि सिर्फ कथा सुनाना। उनका काम गुरु का नहीं है। आज हमारे देश में जो कथावाचक कथा सुना रहे हैं, असलियत में वो कथाएं ही हमारे गुरुओं ने निर्माण करी थी, ताकि समाज तक वो बातें जाएं, और समाज तक ले जाने का काम कथावाचकों का था। इसलिए आप लोगों को इन कथावाचकों में और गुरुओं में अंतर करना सीखना होगा और अपना गुरु स्वयं ढूंढना होगा।
एक गुरु और एक कथावाचक में सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक कथावाचक आपको रटी रटाई बातें ही बताएंगे, लेकिन गुरु अपने अनुभव की बातें आपको बताएंगे। और आज हमारे समाज में गुरुओं की बहुत कमी हो चुकी है, इसीलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से अपने गुरुओं का चयन करना पड़ेगा। अपने गुरुओं को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो ऐसा कौन आदमी है जो सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है। आज के हमारे धर्म गुरु आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि आपको सच में समाज की सच्चाई बताएंगे, ताकि आप उसको परिवर्तित करने के लिए अपने घर से निकल सकें। आज जो हमारे देश में अर्थव्यवस्था चल रही है, उसकी वजह से हमारे देश में कंपटीशन ने जन्म ले लिया है। अब ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। पैसे की कमी ने समाज में पैदा किया कंपटीशन, कंपटीशन ने पैदा की समाज के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स की डिमांड, जिसकी वजह से एक आदमी अपने आप को दूसरे से अलग महसूस करता है और उसी की वजह से हमारे समाज में हिंसा बढ़ रही है। अगर आज हमारे देश में कोई सच में धर्म गुरु है तो आपको यही समझाएंगे कि एक कंपटीशन हमेशा से हमारे समाज में नहीं रहा है, बल्कि इस अर्थव्यवस्था की वजह से वो कंपटीशन समाज में पैदा हुआ है और हमें उसको परिवर्तित करने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। सच्चे गुरु कभी भी आपको खोखला मोटिवेट नहीं करते, बल्कि वो समाज की सच्चाई से आपको अवगत कराते हैं। जैसे कि अगर आज के हमारे देश के धर्म गुरु आपको ये बताए कि कंपटीशन हमेशा से समाज में नहीं रहा है और ये हमेशा नहीं रहता है, बल्कि कंपटीशन आज की इस अर्थव्यवस्था की देन है, तो क्या लोग इसको परिवर्तित करने के लिए अपने घरों से नहीं निकलेंगे? आप जरा सोचिए, अगर हमारे देश के गुरु सिर्फ भक्ति में लोगों को लीन करने की बजाय समाज की असली सच्चाई आप लोगों तक लेके जाए, तो क्या लोग इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए एक साथ नहीं जुट जाएंगे? बिल्कुल जुटेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने गुरु की पहचान करना सीखें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जाकर कॉल करें और इसी नंबर पर जाकर अपने घर बैंकों का मायाजाल किताब जरूर मंगवाएं। मेरा नाम है शिवांक यादव। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।